हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस कुमार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। आज का अपना टॉपिक है वायरस। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इस पेंडेमिक टाइम पे, इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे ये टॉपिक और भी रेलेवेंट हो जा रहा है। आज इस टाइम पे इस वायरस के बारे में बहुत सारे मिथ्स, भ्रांतियां फैल रही है जो आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी, जैसे कि कोरोना वायरस अल्कोहल पीने से मर जाएगा, शराब पीने से मर जाएगा, गर्मी बढ़ने से ये वायरस मर जाएगा, या फिर ये वायरस हवा में इतने घंटे जिंदा रह सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बिल्कुल फिजूल की बात है, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मिथ्स इसलिए फैल रहे हैं क्योंकि लोगों को वायरस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नहीं। तो चलें, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर इस टॉपिक के अंत तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर वायरस क्या है? वायरस लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्या है वायरस? तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। मींस वायरस में कुछ लिविंग की प्रॉपर्टीज है, कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज है, कुछ नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, लेकिन इंडिविजुअली अगर वायरस हो तो वो नॉन लिविंग हो। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कोई सेलुलर मशीनरी होता नहीं है। इसलिए वायरसेस जो नॉर्मल लाइफ प्रोसेस होती हैं उसको वो एग्जिबिट उसमें होता नहीं है। लेकिन वायरस के पास अपना खुद का एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से वो होस्ट सेल के जीनोम से इंडिपेंडेंट होता है, और जब ये वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और उसको फोर्स करता है होस्ट मशीनरी को कि वो वायरल जीनोम को रिप्लिकेट करे। इस तरीके से ये नए वायरसेस फॉर्म कर। इस तरीके से वायरसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि इनके पास अपना कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है जिससे कि वो एनर्जी या मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स या अपना प्रोटीन को वो सिंथेसाइज के लिए वो होस्ट मशीनरी पे डिपेंड होता है। और इसलिए इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब अगर साइज की बात की जाए तो वायरस किसी भी सेल्स, मतलब यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट सेल्स हो, उनसे काफी छोटा होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया का साइज होता है, वो माइक्रोमीटर में होता है। मींस 10 टू द पावर -6 मीटर के रेंज में होता है, जबकि ये जो वायरसेस होते हैं इनका साइज नैनोमीटर में होता है। ये 10 टू द पावर -9 मीटर की रेंज में। जो बैक्टीरिया का एवरेज साइज होता है वो 2 टू 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि जो सबसे बड़ा वायरस का साइज भी अराउंड 200 नैनोमीटर होता है। जबकि स्मॉलेस्ट वायरस जो कि पोलियो वायरस है, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 28 नैनोमीटर। तरीके से अगर हमें वायरस को साइज के टर्म्स में भी मतलब इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कह सकते हैं वायरसेस आर स्मॉल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सब सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट विच इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये तो था वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोग अगर इसके हिस्ट्री को डिस्कस करें कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई है, तो वायरस बहुत लंबे समय तक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसका साइज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक था। ये नेकेड आई से देखा नहीं जाता। इसके बाद से जैसे मतलब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, ये फील्ड डेवलप करता गया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एडोल्फ एडवर्ड मेयर, ये एक जर्मन एग्रीकल्चर केमिस्ट, नीदरलैंड में। ये वहां जब किसानों ने इनसे टोबैको प्लांट में होने वाले एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बताया जिससे कि उन प्लांट्स का ग्रोथ रुक जा रहा है, तो उसी डिजीज को इन्होंने स्टडी किया और उस डिजीज का नाम दिया मोज़ैक क्रैंकहाइट, मींस मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के सैप को अगर हेल्दी प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया जाए तो हेल्दी प्लांट में भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाता है, फैल जाता है। और इसके कॉजेटिव एजेंट के तौर पे उन्होंने अज्यूम किया कि ये बैक्टीरिया ही रहा होगा। इसके बाद उन्होंने इसके मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इन्फेक्टेड सैप को एग्जामिन किया, एंड ऑब्वियसली चूंकि उसका साइज बहुत छोटा था जैसा कि आज हमें पता है, तो उनको कुछ दिखा नहीं। फिर भी उन्होंने कंक्लूड किया कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो बैक्टीरिया ही है, क्योंकि उसमें वायरस का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बताया कि ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही अनयूजुअली मतलब छोटे साइज का है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए डिमिट्री इवानोविस्की। हमने पढ़ा है मतलब जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है, उसकी डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की। इन्हीं के एक कोलैबोरेटर थे जिनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। उन्होंने एक फिल्टर डेवलप किया था जिसका नाम था चैम्बरलैंड फिल्टर। ये फिल्टर इस तरीके से था जो बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता था, मतलब इस फिल्टर से बैक्टीरिया क्रॉस कर नहीं सकता था। तो 1890 में इस इवानोविस्की ने
एडोल्फ मेयर के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और जो इन्फेक्टेड सैप था उसको इस चैम्बरलैंड फिल्टर से फिल्टर किया और उन्होंने देखा कि इस फिल्ट्रेट सैप में भी अभी भी मतलब इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज है। अगर कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होता तो अब उसमें ये इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए थी। इस तरीके से इवानोव्स्की ने मतलब कंप्लीटली रूल आउट कर दिया कि इस जो टोबैको मोज़ैक डिजीज है इसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है। इसके बाद मार्टिन विलियम वाइजरनक इन्होंने सैप इनोकुलेशन और चैम्बरलैंड फिल्ट्रेशन ये दोनों को रिपीट किया और बताया कि ये जो फिल्टर्ड सैप है ये खुद मतलब लिविंग टिश्यूज में खुद को रिप्लिकेट कर सकता है। उन्होंने इस फिल्टर सैप को पहले डाइल्यूट किया और उसके बाद जब उसको लिविंग टिश्यूज में मतलब वो ये फिल्टर्ड सैप खुद को लिविंग टिश्यूज में रिप्लिकेट कर सकता था और आफ्टर सम टाइम ये वापस से अपनी मतलब इनिशियल डाइल्यूशन की पहले वाले स्ट्रेंथ पे ये वापस आ जा रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि अगर सेल फ्री सैप लिया जाए तो उसमें ये रिप्लिकेशन कर नहीं सकता है और इसी मतलब फिल्टर्ड सैप को ही मतलब वाइजरनिक ने टर्म दिया कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, मींस कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। बाद में वाइजरनिक और बोयर ने इसी मतलब इसके मतलब टोबैको मोज़ैक के कॉजेटिव एजेंट को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म दिया वायरस। तो इनके इस वाइजरनिक के इस थ्योरी के बाद की जो वायरस है ये एक तरीके का कंटेजियस एक तरीके का पॉइजनस लिक्विड है। ये थ्योरी अगले 25 सालों तक कंटिन्यूड रही जब तक कि अमेरिकन एक केमिस्ट वेंडल स्टैनले ने इसको डिस्प्रूव नहीं किया। उन्होंने वायरस के क्रिस्टलाइन फॉर्म को आइसोलेट किया और बताया कि इस क्रिस्टलाइन स्टेट में भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मींस वायरस लिक्विड जरूरी नहीं कि वो लिक्विड ही हो। तब तक इनॉल एंड रस्का ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया था और पहली बार 1939 में टीएमबी को इस टोबैको मोज़ैक वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करने के बाद स्टैनले ने बताया था कि ये जो वायरस है ये मोस्टली प्रोटीन्स का बना हुआ है। इसके कुछ समय बाद ही वायरस को प्रोटीन और आरएनए में सेपरेट कर दिया गया और यही मतलब जैसा आज हमें पता है कि यही काइंड ऑफ वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है जो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इस वायरस के केस में टीएमबी के केस में वो आरएनए था। तो न्यूक्लिक एसिड के अलावा ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है प्रोटीन के कोट में इनक्लोज्ड होता है। ये तो था काइंड ऑफ हिस्ट्री की कैसे कैसे वायरस की डिस्कवरी हुई। अब अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वायरस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड होता है जो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ये प्रोटीन कोट में इनक्लोज्ड होता है और एक फुल्ली असेंबल्ड जो वायरस होता है जिसको हम लोग वेरियंस बोलते हैं, इसमें है जो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये नए मतलब वायरस के रिप्लिकेशन के लिए जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये न्यूक्लिक एसिड कैरी कर रहा होगा। इसके अलावा जो प्रोटीन होगा ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है होस्ट के डिफरेंट न्यूक्लियस एंजाइम्स। कोई भी नॉर्मल सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके कॉन्ट्ररी जो वायरस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें कि वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो डिफरेंट रिप्लिकेशन साइकिल के डिफरेंट स्टेज में होगा, दोनों एक टाइम पे नहीं होगा। ये जो न्यूक्लिक एसिड होगा ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तो आरएनए मतलब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड में वो या तो सेंस स्ट्रैंड हो सकता है या एंटी सेंस स्ट्रैंड हो सकता है। सेंस स्ट्रैंड बोलने का मतलब अगर वो स्ट्रैंड आरएनए सीधा सीधा एमआरएनए के जैसा फंक्शन कर रहा है तो उसको हम लोग सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन अगर एंटी सेंस होगा कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एमआरएनए का जैसा फंक्शन कर रहा है तो उस स्ट्रैंड को हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। के अलावा वायरस का जीनोम होता है वो सेगमेंटेड भी हो सकता है। सेगमेंटेड होने का क्या मतलब है, जैसे लेट्स कंसीडर कि ये वायरस का जीनोम है जिसमें ए बी सी ये 3 सेगमेंट हैं और तीनों
एक ही वायरस के अंदर पैक्ड है, तो इस जीनोम को हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेड जीनोम। एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपार्टाइड जीनोम। ये भी एक तरीके का सेगमेंटेड जीनोम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जनरली प्लांट वायरसेस में पाया जाता है। इसमें मतलब डिफरेंस ये होता है सेगमेंटेड से कि जैसे इसका 3 सेगमेंट हमने देखा, A, B और C, इसमें ये तीनों सेगमेंट एक ही वायरस के अंदर में पैक्ड होगा। लेकिन मल्टीपार्टाइड में क्या होगा कि ये 3 डिफरेंट वायरस के अंदर में ये पैक्ड होगा। A सेगमेंट इसमें होगा, B सेगमेंट इसमें होगा, C सेगमेंट इसमें होगा। और जब तक ये तीनों एक साथ मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा, तब तक उसमें ये डिजीज कॉज नहीं होगा। ये था बेसिक डिफरेंस सेगमेंटेड और मल्टीपार्टाइड जीनोम के बीच में। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में मतलब पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए था। जीनोम के अलावा हमने देखा कि वायरस में प्रोटीन कोड होता है। इसी प्रोटीन कोड को हम लोग कैप्सिड भी कहते हैं। हमने अभी देखा था कि कैप्सिड इस प्रोटीन का काम, उसको प्रोटेक्शन देना होता है किससे, न्यूक्लियस, होस्ट के न्यूक्लियस एंजाइम से। इसके अलावा ये वायरस को मतलब बाइंड करने में हेल्प करता है। जो होस्ट सेल पे डिफरेंट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उससे ये अटैच करने में ये प्रोटीन्स हेल्प करता है। और जो ये कैप्सिड प्रोटीन्स होते हैं, ये कैप्सोमर्स के बने हुए होते हैं जो वायरल जीनोम के द्वारा कोडेड होते हैं। सो कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स दोनों मिला करके हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड मींस प्रोटीन्स। इसके अलावा मतलब न्यूक्लियोकैप्सिड के अलावा कुछ वायरस फैमिलीज में एक एक्स्ट्रा एडिशनल मतलब कवरिंग होती है जिसको हम लोग एनवेलप बोलते हैं। और वैसे वायरस जिसमें ये एनवेलप प्रेजेंट होता है उनको हम एनवेलप्ड वायरस कहते हैं, और जिसमें ये एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता उसको हम लोग नेकेड वायरस कहते हैं। और इसमें जो ये एनवेलप होता है इन वायरस के ऊपर में, ये होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से ही डिराइव्ड होता है। जो इसमें लिपिड बाइलेयर होगा या ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा, ये होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होता है। इस तरीके से मतलब जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होगा, ये इस तरीके से इन वायरस को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इस तरीके से ये वायरस होस्ट इम्यून सिस्टम से खुद को छुपा पाता है, हाइड कर पाता है। एनवेलप के बाहर में कुछ स्पाइक मतलब ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है जिसको स्पाइक कहते हैं। ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ये आपका एनवेलप वायरस है जिसमें ये आपका आरएनए हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये आपका प्रोटीन लेयर हो गया, कैप्सिड हो गया, और ये आपका एनवेलप है। और ये आप इसके बाहर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका स्पाइक। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वायरस में, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बहुत ही सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्री मींस कि जो कैप्सोमर्स हैं, जो कैप्सिड के यूनिट्स हैं, कैप्सोमर्स हैं, ये वायरस कोट में किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ये इसके शेप के बेसिस पे मतलब करस्पॉन्डिंग टू जो 2 मेन शेप होता है वायरस का, एक रॉड शेप और एक स्फेरिकल, उससे करस्पॉन्डिंग इसमें इसकी सिमेट्री होती है। जो रॉड शेप्ड वायरस होते हैं उसमें हेलिकल सिमेट्री होती है, और जो स्फेरिकल वायरस होते हैं उसमें आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। टोबैको मोज़ैक वायरस है जो जिसका स्ट्रक्चर ये है, ये इसमें हेलिकल सिमेट्री होती है, जिसमें एक एक्सिस के अराउंड कैप्सोमर्स हेलिकली अरेंज्ड होते हैं और एक सिमेट्री फॉर्म करता है जिसको हम लोग हेलिकल सिमेट्री बोलते हैं। इसमें ये आरएनए हो गया, और ये जो हेलिकली अरेंज्ड है ये आपका कैप्सोमर्स हो गया। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है, जो स्फेरिकल वायरस होते हैं, उनमें जो सिमेट्री पाई जाती है उसको आइकोसाहेड्रल सिमेट्री कहते हैं। इसमें 12 वर्टिसेस होते हैं, इस सिमेट्री में 12 वर्टिसेस होते हैं और 20 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। इसका एग्जांपल T4 वायरस होता है। और जो ये आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, इसमें आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को हम 3 डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 5-3-2 मींस 5 फोल्ड, 3 फोल्ड, 2 फोल्ड। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और इसमें जो ये 3 फोल्ड सिमेट्री है, इसको ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, और इसमें ये 1 हो गया, एक ये 2 हो गया। ये बेसिकली इसकी सिमेट्री है। मतलब सेम आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को आप 3 डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। ये तो था काइंड ऑफ सिमेट्री की बात, स्ट्रक्चरल सिमेट्री की बात। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायरस का क्लासिफिकेशन, जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है, या फिर इसके अलावा बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अलावा हम लोग इसका लाइफ साइकिल को, जो लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।